कर रहे हैं ना। हर साल कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडिटिंग प्रोसेस भी फॉलो करते हैं, देखा है मैंने बहुत जगह। सो प्लीज़ एडिटिंग पे बिलीव मत करना, बच्चे हैं एडिटिंग करेंगे, आपको एडिटिंग पे बिलीव नहीं करना है, आपको खुद डाउन, पेरेंट्स का काम है। जैसे लास्ट ईयर एक बच्चे का पेरेंट बोल रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। अब जो भी है, आपने डाउनलोड नहीं किया एडमिट का रिजल्ट, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको खुद को डाउनलोड करके रखना है, बाद के लिए वेट नहीं करना है। डोंट वरी, कुछ बच्चे होते हैं, हज़ारों में 2-4 बच्चे होते हैं कि हाँ कुछ दिन तो बच जाएंगे, बट बचने वाला काम नहीं करना है। तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट जो भी है, नीट का डाउनलोड करना है और आराम से देख लेना है कि बराबर है ना। अब जैसे मैंने OMR जब आया था तो मैंने एक मैसेज, मैंने कभी मैसेज नहीं डालता, एक मैसेज टाइप किया था, प्लीज़ चेक विद द ऑनलाइन रिस्पॉन्स। जिसने चेक नहीं किया, बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ हुआ है, जैसे अपने यहाँ भी 3-4 बच्चों का हुआ है। एक पेरेंट ने मुझे शेयर भी किया था कि वी आर गेटिंग 234, OMR में भी आप कैलकुलेट करेंगे बराबर 234 है, बट मार्कशीट में 150 आया है। बट क्या आपने चैलेंज किया वहाँ पे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब अभी भी आपको एडमिट कार्ड जो भी रिजल्ट है वो आपको डाउनलोड करके देखना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। इसके बाद 4th रिक्वायरमेंट होगी, जब अपन सिलेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते वक्त अपन को अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो भी अपन को डाउनलोड करके सेव करके रखना है। वो क्या करते हैं, जैसे MCC है या स्टेट की CET सेल है, वो उसको आपका लिस्ट में नाम लिख के देगी, फिर आपको पोर्टल पे जाना है, फिर वहाँ से डाउनलोड करना है। पोर्टल पे कैसे करना है वो भी अगर चाहिए हम गाइड करते रहेंगे। रेगुलर अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए मैं कभी अवेलेबल नहीं रहता। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बच्चों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, TC। अभी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को माइग्रेशन नहीं लगेगा विद इन द यूनिवर्सिटी और स्टेट, बट अगर मैं सपोज महाराष्ट्र से बाहर किसी स्टेट में एडमिशन लेता हूँ, जैसे लाइक UP चला गया, कर्नाटका चला गया, MP चला गया, राजस्थान, किसी भी स्टेट में चला गया, तो मेरे को फिर एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेगा जिसका नाम है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन बनवा के रख लो तो भी ठीक है। CBSE वालों को तो मैंडेटरी और यूनिवर्सिटी और स्टेट के हिसाब से भी वेरी करता है। जैसे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से MUHS में जाएंगे तो नहीं लगेगा, बट माइग्रेशन बनाने के लिए हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है, आराम से सबमिट कर सकते। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आई थिंक सबने बनवा लिया होगा, क्योंकि डोमिसाइल है तो स्टेट का कट ऑफ कम रहेगा, अदरवाइज कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। फिर अपना 10th का मार्कशीट एक ही काम आता है, जो पेरेंट का भी वही काम आया होगा, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फिर 10th के बाद 12th में आपको PCB के मार्क्स चेक कर लेना, 150 या कैटेगरी के हिसाब से 120, वो आपको चेक कर लेना है। पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दो अलग अलग कॉलम आएंगे अपलोड करने के लिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम है, वहाँ लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट में भी वही अपलोड करना है और मार्कशीट में भी वही अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं डालना है। फिर इसके बाद कॉलेज का लिविंग TC हो गया, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। माइग्रेशन डिपेंड करेगा, अदर देन महाराष्ट्र के लिए जाना है तो लगेगा। CBSE वालों को तो अभी डिगी लॉकर में दे दिया है। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे किसी की मार्कशीट खो गई है, जैसे JEE में कल एक केस आया कि उसका 10th का मार्कशीट खो गया है, तो उसको डिगी लॉकर से CBSE प्रोवाइड करता है। अब उसको कल उल्लासनगर के किसी कॉलेज के अंदर वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, उन्होंने मना कर दिया। इन दैट केस दे हैव टू विजिट द CET सेल, फुट पे जाना पड़ेगा, दे हैव फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दैट मार्कशीट। डिगी लॉकर भी वैलिड है, बट लोकल कॉलेज जो ऑथेंटिकेशन के लिए डालेंगे, जैसे मेडिकल का जो भी है ऑथेंटिकेशन के लिए मुंबई में JJ रहेगा, तो JJ वेरीफाई कर देगा। और JJ अगर मना करता है, आपका डॉक्यूमेंट खो गया है, तो फिर आपको CET सेल जाना पड़ेगा, वो वेरीफाई कर देते हैं। एजुकेशनल, कुछ लोग रिपीट करने वालों को लगता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट के लिए मैंने फॉर्मेट भेजा है, 100 रुपये के स्टैम्प पे टाइप करना है और साइन कर देना सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, और कुछ फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। इसके बाद आता है एजुकेशनल गैप के बाद आधार कार्ड सबका अपडेटेड होगा, एग्ज़ाम दे चुके हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में डॉक्टर के लेटर हेड पे फॉर्मेट मैंने भेजा है, प्रिंट करना है, साइन करना है, टकाटक कि हमारा बच्चा चकाचक है, बच्चा फिट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद प्रूफ ऑफ करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, इस पर आधार भी चल जाता है।
इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलता है और आधार भी चलता है। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, जैसे मैं भाड़े के घर पे रहता है तो फिर मेरा एड्रेस तो अलग आएगा, रेंटल बिल अलग आएगा, क्योंकि रेंटल बिल मेरे नाम पे नहीं आएगा ना, तो टेंशन नहीं लेना है। वहाँ पे आपका आधार कार्ड का एड्रेस भी वैलिड होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। इस पर भी बहुत डिस्कशन होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट डालें। अब जैसे कुछ लोग क्या रहते हैं, जैसे मैं रह रहा हूँ कल्याण में, घर मेरा अम्बानाथ में, एड्रेस कौन सा डालूँ, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो आपके आधार पे जो एड्रेस है वो डाल देने। अपर आईडी सीईटी सेल की काउंसलिंग के लिए अपर आईडी इज मैंडेटरी। अपर आईडी से आपका काम हो जाएगा। ये कम से कम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी में 3-4 कैटेगरी आती है कि तो आती है हैंडीकैप कैटेगरी, तो मेरे हिसाब से पूरे पेंटागन में एक बच्चा है, और नाम नहीं बताएगा मैं, दूसरा है, उसके अलावा किसी को लगेगा नहीं। EWS जिसने बनवा रखा है उसको वैलिडिटी एक्सटेंड करने की टेंशन नहीं है, जिसका 31 मार्च को एक्सपायर हो गया वो भी चल जाएगा। 31 मार्च 2026 को एक्सपायर हो गया, वो भी EWS डॉक्यूमेंट चल जाएगा फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि आपने लास्ट ईयर में एग्जाम फॉर्म भरे हैं, तो वो क्या वैलिड होता है। EWS कैटेगरी। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी में आता है कास्ट। कास्ट के बाद कास्ट वैलिडिटी, OBC है तो NCL, तो NCL की वैलिडिटी अलग से होती है, तो कास्ट वैलिडिटी। अब ये भी डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, स्टेट और सेंटर। आपके काम का स्टेट का कोई सेंटर का कोई डॉक्यूमेंट काम का नहीं है। स्टेट का कट ऑफ, और ये स्टेट का कट ऑफ जाएगा सपोज 530 के आसपास, 530 532 गवर्नमेंट का जाने वाला, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है, चाहिए मैं कैटेगरी वाइज भी इंडिविजुअली बता देगा। तो ऑल इंडिया का कट ऑफ 570 के आसपास जाएगा, तो ऑल इंडिया और स्टेट में बहुत लंबा गैप होता है। अब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कैटेगरी में अब जैसे महाराष्ट्र में आती है ओपन आती है, EWS आती है, SCBC मराठा है तो मराठा SCBC में आते हैं, नॉन मराठा SBC में आते हैं। SBC इज़ द OBC। फिर NT1, NT2, NT3, VJ, NT, 4 NT में कैटेगरी आती है, नोमिक ट्राइब बोलते हैं। फिर SC और ST, ये ऐसे कास्ट सिस्टम बना हुआ है। तो कास्ट का डॉक्यूमेंटेशन सबके पास रेडी होना चाहिए। कास्ट में वैलिडिटी इज रिक्वायर्ड। अब आता है डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस वाला बच्चा मेरे को कोई दिखा नहीं यहाँ पे, तो डिफेंस कैटेगरी के लिए भी 3-4 रहते हैं कि पापा महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में ये 3 डिफेंस में जॉब करते हैं। BSF, CRPF डिफेंस का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमरनाथ भी पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। 10 एडिशनल सर्विसेज है डिफेंस की, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं आती है इसकी। इसके बाद आती है डिफेंस की बात आती है हिल एरिया। अपने पूरे कल्याण जोन में सिर्फ महेश चौगले वाला जो एरिया है भिवंडी में, वही एक हिल वाले एरिया में आता है। कोल्हापुर में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हिल एरिया सर्टिफिकेट लगता है, बट हिल एरिया सर्टिफिकेट का एक रूल है, आपका एजुकेशन 10वीं 12वीं पूरा हिल एरिया से होना चाहिए। अब हिल में थोड़ी जाएंगे हम रहने के लिए, तो हिल वाला डॉक्यूमेंट अपने ज़्यादा काम का नहीं है। अब कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। ये कट ऑफ का लिस्ट मैंने सबको शेयर किया है, तो इसके हार्ड कॉपी से आपको एनालाइज करना है, ना कि सॉफ्ट कॉपी से एनालाइज करना है। लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी से एनालाइज करते हैं, थोड़ी देर में दिख, ये इतना जब बोर्ड पे इतना छोटा छोटा दिख रहा है तो मोबाइल में ऐसे करते करते पागल हो जाएंगे। PDF जब इतना बड़ा निकालोगे ना तो भी नहीं दिखता वो ढंग से। तो आपको बस छोटा छोटा काम करना है कि यहाँ पे कैटेगरी लिखा है SC ST NT VJ NT1 2 3 OBC SCBC EWS ओपन D1 D2 D3 हैंडीकैप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर सर्टिफिकेट वाला बॉर्डर और NRI कैटेगरीज। ये लास्ट ईयर का F का मीनिंग है फर्स्ट रैंक, L का मीनिंग है लास्ट रैंक। दिस इज द एक्चुअल डेटा। अब आपका रैंक क्या है, रैंक देखना, ऊपर रैंक लिखा है नीचे मार्क्स लिखा है। A मतलब AIR रैंक, M मतलब मार्क्स। आपको रैंक देखना है, मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं, मार्क्स देखना ही नहीं है। मार्क्स देखोगे, क्योंकि मार्क्स लास्ट ईयर जैसे 503 पे MBBS मिला था, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र, तो 530 पे मिलेगा ओपन को, तो मार्क्स देख के कोई फायदा, आपको AIR देखना है। और महाराष्ट्र का AIR जो लास्ट ईयर गया उससे भी नीचे जाएगा। जैसे लास्ट ईयर महाराष्ट्र में GMC गया था कुछ 47,000 तक, इस बार 55 तक जाएगा, तो वो वेरिएबल आ रहा है। तो ये जैसे कैटेगरी दिया है कि जैसे ये प्राइवेट का दिया हुआ है,
तो सबसे पहले प्राइवेट ही खुल गया कि केजे सोमैया क्या है, तेरणा क्या है, ये सेमी गवर्नमेंट वाले कॉलेजेज हैं। बस 2 कॉलेज है जो सेमी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते, एक है परवरा और एक वेदांता। इसके अलावा सब कॉलेज के फीस के रूल है ST, SC, NT, VJNT, और अपनी जो लड़की बहन है 8 लाख की से कम की इनकम है, उनका ट्यूशन फीस 0 होगा। ट्यूशन फीस मतलब ट्यूशन फीस होता है, फीस नहीं होता। फीस में 2 पार्ट होते हैं, डेवलपमेंटल और ट्यूशन। सपोज मेरा 100 रुपये फीस है, तो 100 में 90 रुपये ट्यूशन फीस होगा, 10 रुपये डेवलपमेंटल फीस। अगर आपकी इनकम कागज़ पे 8 लाख से कम है ITR, तो आप एलिजिबल है किसके लिए? डेवलपमेंटल फीस के लिए। इसके बाद सेम गवर्नमेंट का है GMC मुंबई। जैसे GMC मुंबई का कट ऑफ जैसे ओपन का देखा जाए 9622 रैंक तक गया था, मार्क्स गया है 556। तो अलग अलग रैंक के हिसाब से आएगा कैटेगरी वाइज। सारे कॉलेजेज का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज 42 कॉलेजेज है। इसमें सबसे नीचे जाएगा गढ़चिरौली और सिंधुदुर्ग और हिंगोली, ये तीनों नीचे जाते हैं। ये ट्राइबल एरिया के आसपास में है। मैंने जाके एक भी नहीं देखा, मैं कल्याण गांव से बाहर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने सुना है, मेरे बच्चे सब जगह हैं। स्पेशली जैसे मैं गढ़चिरौली के लिए बच्चों से बात करता हूँ तो पहले वो नागपुर आते हैं, नागपुर से कल्याण आते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कि वो कितनी बार आना कैंसिल कर देते हैं। तो जब भी आपको कॉलेज का सिलेक्शन लेना है तो 3-4 क्राइटेरिया रखने हैं। ये कट ऑफ अपने रैंक के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है, ±5000 कर लेना। अब फीस का 3 क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन की कि हमें कॉलेज कैसे सिलेक्शन करना है। सबसे पहले अगर फीस है, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, पहला क्राइटेरिया फीस, क्योंकि पेरेंट को पे करना है। तो सबसे पहले बजट देखते हैं। बजट के बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है? पहला आ गया बजट, दूसरा आ गया डिस्टेंस, कनेक्टिविटी। मेरे बच्चे का 3 महीने, लड़कियों को 3 महीने और लड़कों को 6 महीने के बाद माँ बाप की असली वैल्यू पता चल जाएगी। बट 6 महीना लगेगा लड़कों को, लड़कियों को 3 महीने। कॉलेज एडमिशन के 3 महीने तक तो ये फील करेंगे कि हम आज़ाद हो गए, और 6 महीने के बाद लड़कों को याद आएगा मम्मी और लड़कियों को याद आएगा पापा, और क्या रोते रोते आएंगे। अब रोते रोते आने के लिए रास्ता तो चाहिए, तो सीधा कनेक्टिविटी हो। पता चला वो गढ़चिरौली टाइप सिस्टम हुआ, बच्चा सोच रहे मैं आऊँगा, आ ही नहीं पा रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। होम सिकनेस नाम की बीमारी फर्स्ट ईयर में आती है। अरे 18 साल तक बच्चे को झेला है हमने, वो कैसे उसको लगता है कि वो बड़ा हो गया है। 3 महीने के बाद सब सामने आ जाना है, 3 महीने के बाद। तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, अब किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। मार्क्स के हिसाब से सर आपको अलग से भी गाइड कर देंगे कि किसको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किसको कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, कौन सा गवर्नमेंट ले सकते हैं, आपके पास क्या एडिशनल ऑप्शन है। मार्क्स के हिसाब से ये कॉलेज मेरे बजट में, पहले मिलेंगे कौन से कॉलेज, उसको लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट उसमें भी क्राइटेरिया क्या रखना है? पहला फीस जो आपको पे करना है, दूसरा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो तो तीसरा एक ऑप्शन और रखते हैं, वो है रिश्तेदार। मस्त खाना खिला सकते हैं इमरजेंसी में। मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने अहमदाबाद इसलिए सेलेक्ट किया कि मैंने देखा मेरे रिश्तेदार मस्त खाते पीते एंजॉय करते, तो इसलिए मैंने अहमदाबाद सेलेक्ट किया। बाद में पता चला कि एशिया का लार्जेस्ट कैंपस है, सिविल कैंपस है, मुझे नहीं पता था। मैं तो देखा मस्त रिश्तेदार है, मस्त खाते पीते रहते हैं। मम्मी ने बोला कि जब भी दिक्कत आए, बुआ है, फूई है, मस्त जाके खाना और सो जाना, और दिक्कत होगी देख लेंगे वो। तो रिश्तेदार का ये फ़ायदा है, जब उसको होम सिकनेस फील आए और आप नहीं पहुंच पाए और वो भी ना आ पाए, तो रिश्तेदार है ना, कैसा भी हो डोंट वरी, डॉक्टर से कोई नाराज़ नहीं होता। चाहे कितने अच्छा रिश्तेदार हो, कितने दूर का हो, कितने पास का हो। दूर वाले भी पास के हो जाते हैं, क्योंकि इलाज सबको करवाना है, तो इसलिए कभी कोई नाराज़ नहीं होता। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। एडमिशन सब जगह हो जाता है, और कितने भी मार्क्स हो, एडमिशन सब जगह होता है, मार्क्स सेकेंडरी होता है। ये गवर्नमेंट का कट ऑफ है। गवर्नमेंट में जलगांव भी लास्ट ईयर ऐड हुआ था, तो GDC मुंबई है, नायर है, GDC जलगांव है, नागपुर है और संभाजी नगर है। तो ये इस बार गवर्नमेंट MBBS में 50 सीटें इंक्रीज हुई है, प्राइवेट में 350 सीटें इंक्रीज हुई है। टोटल मिला के 400 सीटें महाराष्ट्र में MBBS की इंक्रीज हुई है। इंडिया में कुछ 6000 या 9000 का डेटा मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है, अराउंड 9000 के आसपास डेटा इंक्रीज हुआ है। और मैंने पूरा इंडिया का सीट आपको शेयर किया कि किस में कितना कॉलेज है, कितना सीट है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, मैंने पूरा इंडिया का शेयर किया है।
ग्रुप पे देखना, काम का मैसेज आएगा, कचरा कोई मैसेज नहीं आएगा। गलती से सॉरी बोल देता हूँ, मेरा बच्चा कभी कभी कुछ भेज देता, वैसे भेजता नहीं है, बट गलती से भेज दे तो उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ पहले ही। ऐसे वो गलती करता नहीं है, लेकिन फिर भी जोश आ जाए कभी कभी। इसके बाद आता है अपना होम्योपैथिक का। सेम होम्योपैथिक के डेटा में भी वही करना है, और सेम आयुर्वेदिक के डेटा में भी वही करना है। ये होम्योपैथिक के कॉलेजेज हो गए। इसके बाद सेम BUMS, कुछ लोगों को BUMS ही उठाना था, उनके लिए भी सेम आपको डेटा मिलेगा। तो डेटा ऑलरेडी शेयर्ड है, मैंने PPT और PDF दोनों शेयर किया हुआ है ग्रुप पे, बस उसको खोलने की बस मेहनत करनी। उसमें मैंने फीस का लिस्ट भी दिया, किस कॉलेज का आज तक का क्या फीस रहा है। लास्ट ईयर का फीस डाला, इस साल का नहीं डाला। जब आपकी लिस्ट बन जाएगी कि भाई मुझे ये, मेरा ये बजट है, मेरा ये कॉलेज है, ये बजट है, ये डिस्टेंस है, ये रिश्तेदार है, मेरे हिसाब से ये लिस्ट बन गई है, फिर मेरे पास आ जाना, अपन डिस्कस कर लेंगे। अब उसमें दूसरा चीज़ और आता है, अब कॉलेज ने क्या सिक्योरिटी, अब हिडन क्या रखे कॉलेज, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एज ए पेरेंट मैं गिनता ही नहीं हूँ, वो भी पैसा है। सपोज मैंने बजट रखा 5 लाख, तो मुझे हॉस्टल फीस वो भी दिमाग में रखना, क्योंकि खर्चा तो है, पेरेंट का पे होना है, और फर्स्ट ईयर में एक एक्स्ट्रा खर्चा और होना है जिसका नाम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है, 99% उम्मीद रखो कि मन में अंदर रखना है जो पेरेंट की वापस नहीं आएगा। एज ए स्टूडेंट तुम ट्राई करना कि तुम्हारा पैसा वापस आ जाए, सरकारी हो या प्राइवेट। सरकारी में भी मेरा 1000 रुपये था, आज तक मेरे कॉलेज ने दिया नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ उन्होंने कहा ओरिजिनल रसीद लेके आओ, मेरे खो गई थी, जेरोक्स थी। तो मेरा आज भी दुख है, मेरे कॉलेज के बाद 1000 रुपये पड़ा है। तो हो सकता है कॉलेज पैसा, सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने रेयरली आते देखा है। जैसे तुम एब्सेंट हो गए, 1000 रुपये फाइन लगा के काट लिया, अलग अलग कॉलेज अलग अलग फाइन लगा के। तो पेरेंट को दिमाग में रखना कि वो गया, और बच्चों को दिमाग में रखना कि हमको वापस लाना है। तो ऐसा काम नहीं करना कि पैसे कटे। अब वो उसके लिए भी उस टाइम पे कब पैसे कटवा सकते हो और कब नहीं कटवा सकते, वो मेरे से मिलते रहना, और महीने में बताता रहेगा। आते रहते बच्चे शाम को, तो मैं यहाँ पे कुछ खिलाता है ना, हमारे पास कल्याण फरसान मार्ट है ढोकला खिलाने के लिए, तो हम ढोकला भी खिलाते हैं बच्चों को, कुछ और भी खिला सकते हैं, वड़ा वड़ा जो भी खाना चाहे। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि तुम्हारा चल कैसा रहा है, फिर तुम्हें आइडिया देंगे। फिर तो बहुत सारे आइडिया शेयरिंग होती है कि किस कॉलेज में क्या चल रहा है, ये आतंकवादी है, ये शरीफ है, ये अच्छा दोस्त है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। हम सारे एक्सपर्ट है। मैंने बताया ना कि मैंने कॉलेज में कैट फाइट भी करवाया है। तो मैंने लड़कों को लड़कियों से भी झगड़ा करवाया, लड़कियों को लड़कों से भी झगड़ा कराया, लड़कों को लड़कों से भी झगड़ा कराया, खुद ने कभी नहीं किया। तो झगड़ा करना ही क्यों है। तो ये गवर्नमेंट का लास्ट ईयर का कट ऑफ है, किसका, ये आयुर्वेद, ये UMC का, मतलब BUMS का। तो ये BUMS की कट ऑफ भी है, कुछ लास्ट गया है 5,99,000 ओपन का कट ऑफ गया है। 6 लाख रैंक, 6 लाख रैंक मतलब अराउंड 295 के आसपास। तो कोई बच्चा पूछ रहा था मुझे कि सर यूनानी मिलेगा क्या, तो यूनानी वाले को मिल जाएगा कुछ 300 नंबर तक। प्राइवेट, गवर्नमेंट वालों को मिलेगा 3.5 मतलब 3.5 लाख रैंक का मीनिंग हो गया अराउंड 400 के आसपास, मतलब 380 के आसपास पकड़ लो। इसके बाद आता है PT फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में अलग अलग ऑप्शन चलते हैं। अब 3 कैटेगरी है, वो लास्ट में बताऊंगा, पहले अपने CET सेल की बता रहा हूँ। फिर ये आता है PT में गवर्नमेंट कॉलेज के आगे प्राइवेट कॉलेज है, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी कट ऑफ क्या क्या गया है कैटेगरी वाइज। तो पेरेंट को डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज उठाना है। फाइंड आउट करने का तरीका क्लियर ना, आपके रैंक के हिसाब से ढूंढना है। लेकिन कॉलेज में भी 3 कैटेगरी होती है, 2 मिनट के बाद बताऊंगा वो कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये वो प्राइवेट कॉलेज है, PT के इतने सारे कॉलेज है। फिर इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक वेटरनरी आ गया, अदर साइंसेज आ गया। तो ये सब कॉलेज की लिस्ट है जो मैंने ग्रुप पे मस्त PDF के फॉर्म में ऑलरेडी, मुझे जिस दिन लगा कि नीट का एग्ज़ाम आ जाएगा तो महाराष्ट्र के कॉलेज भी डाले वेटरनरी के। फिर आता है आयुर्वेदिक, काफ़ी लोगों को आयुर्वेदिक भी जा रहा होता है, ये BPO वाला है आगे। ये नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज आयुर्वेदिक डाला। तो आयुर्वेदिक का भी मैं बता देता हूँ कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अब 3 तरह की कैटेगरी चलती है कॉलेज सिलेक्शन की।
कल सिलेक्शन की 3 कैटेगरी चलती है कॉलेज। पहला तो होता है, एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें आता है डीम्ड आते हैं और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आते हैं। जैसे सपोज मेरे 213 नंबर आ गए, आई एम नीट क्वालिफाइड, मुझे MBBS ही चाहिए, तो उसके लिए डीम्ड कैटेगरी आती है। मेरे 650 नंबर है, मुझे एम्स चाहिए, एम्स मिल जाएगा। तो एम्स और डीम्ड या जिप्मर, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो खुद इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है, वो सारे के सारे डीम्ड में आते हैं। MCC की राउंड 1 में सबसे पहले उनको भरा जाएगा, एम्स, जिप्मर और डीम्ड। चाहे मेरे को 150 है, मतलब 215 नंबर है तो भी मिलेगा, और 700 वाला है उसको भी मिलेगा, सबको मिलता है उसमें। बट उसका कॉस्टिंग बहुत, मार्क्स है तो पैसा नहीं लगता, और मार्क्स नहीं है तो पैसा लगता है। पहला कैटेगरी MCC आता है। MCC के बाद ऑल इंडिया कोटा आता है। ऑल इंडिया कोटा महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ज़्यादा काम का नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में, जैसे सपोज मेरे महाराष्ट्र में अगर 560 मार्क्स है तो मुझे मुंबई मिल जाएगा, और महाराष्ट्र में 560 पे पूरे इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा। तो AIQ कोटा में ज़्यादा फायदा नहीं होता। तीसरा कैटेगरी आता है AIQ के बाद स्टेट कोटा, CET सेल। CET सेल ऐसे एडमिशन करवाते हैं। CET सेल के अलावा भी एक कोटा और चलता है, जैसे PT जैसे कॉलेज है, PT फिजियोथेरेपी, वो क्या करता है, नीट क्वालिफाई हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलेज डायरेक्टली एडमिशन भी ले लेता है। सपोज मेरे अगर 180 मार्क्स रह गए, 190 मार्क्स रह गए, 200 रह गए, और मुझे एडमिशन लेना है, तो फिजियोथेरेपी में डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा। डीम्ड कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा। तो डीम्ड को मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस से फ़र्क पड़ता है, और बाकी सबको काउंसलिंग से फ़र्क पड़ता है। ये हमारा सिस्टम है। कुछ लोग रिपीट किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, 4-5 क्राइटेरिया रहते हैं। ऐसा नहीं कि सबको रिपीट करना चाहिए। पहला रहता है कि गिफ गैप इज़ नैरो, थोड़ा सा है तो करना चाहिए, बहुत सारा है तो एक केस में करना चाहिए। पहला केस क्लियर। रिपीट करने के 4 क्राइटेरिया होते हैं। सबको रिपीट करने के लिए मैं फेवर में नहीं रहता, 4 क्राइटेरिया रहते हैं। पहला क्राइटेरिया रहेगा, वो भी आइडिया दे देता हूँ, सॉरी नेट ही खुल गया। रिपीट करने के भी 4 क्राइटेरिया रहते हैं RM के लिए। पहला क्राइटेरिया रहता है गैप इज नैरो, मेरा गैप थोड़ा सा है, जैसे मेरा 50 मार्क का गैप है, 100 मार्क का गैप, समझ में आता। मेरा 200 है और मैं अगले साल सोचूं कि 600 ले आऊँ, दैट्स रेयरली पॉसिबल। रेयरली, जैसे मेरा एक बच्चा है जोशुआ जॉय, रामबाग का है, वो 240 से 640 भी लेके आए। इस साल सायन मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट किया, बट रेयर होते हैं। तो गैप नैरो हो। दूसरा, मैंने पढ़ाई नहीं की है, स्टडी ही नहीं किया, 11वीं 12वीं बस मस्ती, जितनी मस्ती कर सकता है दुनिया में वो सब की है, तो रिपीट करते। तो जोशुआ जो है उस कैटेगरी का है। 11वीं 12वीं मस्त, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, मूवी देखने आ रहा है, चलेगा, तो वो वाली कैटेगरी है। बट मुझे पता है कि भाई मेरा कैलकुलेशन ब्रेन अच्छा है, मैं कर लेगा, तो करना चाहिए। तीसरा, मुझे MBBS ही करना है और बैलेंस नहीं है और यही करना है, तो देर इज नो अनदर चॉइस। इफ देर इज नो चॉइस, देर इज ओनली वन चॉइस। पढ़ना ही है, फिर और कोई इलाज नहीं होता। ये सब 3-4 क्राइटेरिया चलते हैं। स्टडी नहीं किया, गैप कम है, या फिर एग्ज़ाम का दिन अपना नहीं था, एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे क्या होता है सबको पता ही है। जैसे 1-2 बच्चे बीमार हो गए थे एग्ज़ाम से पहले, उनको फ़ायदा हो गया। रीनीट के चक्कर में मेजॉरिटी बच्चों का अपना तो नुकसान हुआ है, मेजॉरिटी बच्चों का रीनीट में नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है मेजॉरिटी बच्चों का। ऐसा मेरे को 2-4 बच्चों छोड़ दो, बाकी सबका मार्क्स गिरा है। जैसे मैं सोच रहा था कुछ 50 के आसपास बच्चों को मिल जाएगा नीट 1 में, बहुत मेरा जोश आया रहता है। रीनीट के टाइम पे मैं बच्चों को बोलता है भाई तू कोशिश कर। रीनीट से पहले मैं बोलता था क्यों नहीं करेगा, फ़र्क है दोनों वर्ड में, क्योंकि रीनीट के से पहले कोटा में और दिल्ली में और सीकर में और सब जगह 15-20 बच्चों ने गलत कर लिया था। घर पे मैंने वाइफ को प्रॉमिस करके भेजा था कि एक भी बच्चे कुछ होने नहीं देगा, कुछ भी हो, नीट इज सेकेंडरी, जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फोर्स नहीं था। रीनीट के टाइम पे 10 बच्चे पेपर लिखते थे, अरे ठीक है,
और रीनीट से पहले कोई बच्चा हिम्मत नहीं थी पेपर ना दे, मैं फ़ोन कर करके टॉर्चर करता था रीनीट से पहले, और रीनीट के टाइम पे मैं बिल्कुल टॉर्चर नहीं करता। फ़र्क है। तो किसको रिपीट करना चाहिए उसके लिए सिस्टम। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप बिंदास बोल सकते हो। हमारे सिस्टम में क्या रहता है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। किधर मिलेगा? WPS में कौन से ऑप्शन में? इसमें इसमें ओके, समझ गया। क्या एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं टीवी चलाता है, इस मेरे लिए सिर्फ टीवी है, सबके लिए इंटरेक्टिव पैनल होता है, बट मैं तो इसको एज ए टीवी कंसिडर करता है, हमेशा टीवी बोलता है ना। तो इसके बाद ये क्लास में क्या क्या करेंगे वो पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम रेगुलर वही पढ़ाते हैं, वही डिस्कशन करते हैं। मेरे अलावा कोई वाइवा लेगा नहीं, और मेरे से अच्छा वाइवा कोई लेगा नहीं। वाइवा में मार्क्स आते हैं, सिर्फ वाइवा से आते हैं। अब उसमें कुछ बच्चे आते हैं सोते रहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ प्लीज़ नोट डाउन, फिर भी ना लिखते नहीं। लिखना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पेपर देना इंपॉर्टेंट होता है। मैं 300 400 500 पेपर लेता है, तो इतने सारे पेपर लेता है। बट कुछ बच्चे जैसे रीनीट के टाइम पे कुछ पेरेंट्स से मेरे को सुनने को मिला कि पेंटागन में पेपर ही नहीं हो रहा है। मैं खुद शॉक में था, लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला कि मैंने वाइफ को प्रॉमिस कुछ और किया है, एग्ज़ाम को प्रॉमिस नहीं किया। मैंने प्रॉमिस क्या किया था, किसी बच्चे को कुछ होने नहीं देना है। इसलिए वो शांति से गर्मी में गाँव चले गए। और इस बार ऐसा फील आया उनको कि 3-4 बार मेरा बच्चा बीमार भी हुआ। 50 डिग्री टेम्परेचर था राजस्थान में। मई जून में हर साल छुट्टी करता है, नीट का एग्ज़ाम, उसके बाद एंजॉय। तो ये वही सब टीचर्स हैं, वही डाउट सेशन होगा, वही ट्रैकिंग होगा, और एग्ज़ाम तक मैं टॉर्चर करेगा ना। लास्ट पॉइंट ये लिखा है, एग्ज़ाम में तो ऐसे एग्ज़ाम के बाद भी टॉर्चर करता है। फिर उसके बाद अभी मैंने कुछ ऐप में कुछ डेवलपमेंट भी किया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे कि ऐप, लेकिन यूज़ पेरेंट को करना है, बच्चे को नहीं करना है। कि बच्चे की मिस्टेक बुक उसमें बन जाएगी प्रॉपर। उसके अलावा पेरेंट खुद टेस्ट बना सकता है, उसमें आपकी डाउट बुक, मिस्टेक बुक, ये बुक वो बुक जितनी भी सब में से पेपर अलग से खुद बना सकते हैं। इसके बाद ये रैंक्स है, रिजल्ट्स है। कुछ बच्चों को रिजल्ट छापने से रह गए होंगे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट छापना बाकी है। तो जो भी है जल्दी जल्दी में द्विवेदी जो मिला वो छाप दिया। तो अपना सबसे अच्छा मार्क्स लाया है सुधांशु, उससे अच्छा लाया है वामिक, फिर लाया दर्शिल। जैसे इसके मार्क्स 696 थे नीट 1 में, तो इसके मार्क्स थे 639, इसके थे 543, 643, उसके थे 603। जैसे हमजा है उसका रह गया इसमें, उसका 536 है। द्विवेदी जो हाथ में आया वो छाप दिया। तो बहुत सारे बच्चे बाकी भी हैं, तो सबके मार्क्स गिरे हैं, सबके मार्क्स गिरे हैं। नीट 1 के कंपेयर में नीट 2 में सबके मार्क्स गिरे। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 1,25,000 बच्चे क्वालिफाई थे, इस बार 1,07,000 बच्चे क्वालिफाई भी गिरा है, कट ऑफ भी गिरा है। टॉप 100 में महाराष्ट्र के बच्चे देखे क्या? रेयर है। इसके बाद लास्ट ईयर अपने बच्चे कौन कौन से कॉलेज में गए ये ऑलरेडी पता है सबको। मोनिश तुम्हें हर 2-3 दिन में 4 दिन में यहाँ पे प्रकट होते हुए दिखेगा शाम को। आउटे भी आती है, आउटे 1-1.5 महीने में आती है। मिश्रा मुझे हर 15 दिन में 20 दिन में मिलने आ जाता है। साबले के पापा आते हैं, साबले कमाता है। फिर कार्तिक की मदर आती है, कार्तिक कमाता है। फिर नागरे के फादर आते हैं, नागरे रेयरली आता है, नागरे और साबले दोनों। रुशान रेगुलरली आता है, ता तो कल ही आके गया है। माविया भी हर 15-20 दिन में प्रकट हो जाता है, तांबे भी आती रहती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, जैसे भाई कल ही इसका ये बच्चा है अपना अशरफ, इसने मेरे को फिर फ़ोन किया कि भाई के लिए क्या करना है। तुम्हारे बच्चे के लिए गाइड करता है कि किसको क्या करना है, आके मस्त दिमाग खाने का, जो भी चाहिए मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे ने तो लास्ट में बोला था, इसने ये जो बच्चा है इस बच्चे को तो गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट लिया है, घर से 5 किलोमीटर दूर है। पूना में बंगलो है। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को कुछ खाने पीने का इंतजाम रख, में आता है। तो अभी तक पूना से मुझे कॉल नहीं आया, पापा का कॉल आया बट बच्चे का कॉल नहीं आया। मैंने कहा बंगलो में रहने के लिए। ये हमारे फैकल्टी जो पढ़ाने वाले इस बार
RM बैच के अंदर, कि जैसे फिजिक्स में NG सर पढ़ाने वाले और SP सर पढ़ाने वाले, तो ये फैकल्टीज का लिस्ट है कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले। फिर इसके बाद एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद जो भी है डिटेलिंग सर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने पास 3-4 कैटेगरी चलती है। पहला आती है MCC कैटेगरी, इसमें 2 कैटेगरी चलती है। एक तो आती है लाइक एम्स लाइक कैटेगरी, एम्स हो गया, जिपमर हो गया टाइप, और दूसरा आ गया डीम्ड। डीम्ड में भी कौन सी, प्राइवेट वाली। तो सर डिस्कस कर देंगे कि उसमें कट ऑफ कैसे जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो या फिजियोथेरेपी। कुछ लोगों को रिपीट भी नहीं करना है, प्लान B C D भी चाहिए, वो भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद जाएगा AIQ कोटा काउंसलिंग। ये 15% कोटा का काउंसलिंग होता है। इसका ज़्यादा फायदा महाराष्ट्र के बच्चों को, क्योंकि महाराष्ट्र से मुझे बॉम्बे मिल रहा है, तो मुझे ऑल इंडिया से बॉम्बे तो नहीं मिलेगा। फिर तीसरा आता है स्टेट CET सेल, तीसरा क्राइटेरिया ये आता है। मैं आपकी हेल्प इसमें करूँगा भरपूर, इसमें भी हेल्प कर दूंगा, ये इसमें हेल्प नहीं कर पाता। इसके अलावा आपको और एक कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी क्लियर। काउंसलिंग में 3 पार्ट होने हैं, एक पार्ट MCC का, एक AIQ का और एक CET सेल का। CET सेल में तो मैं मस्त गाइड करता रहेगा, फिर भी लगे तो सर से आप गाइड ले सकते हैं। मेरा जुरिडक्शन नहीं है, मुझे लिमिटेड पता है। बट आपका फॉर्म वॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट चेक करना है। आप प्लीज़ ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई मुझे करवाओ तो प्लीज़ व्हाट्सअप मत करना। मैं व्हाट्सअप पे जोर आता है देखने में। हार्ड कॉपी में क्या है कि ऐसे ऐसे देखता हूँ, सॉफ्ट कॉपी में तो मुझे क्या है, डर लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए। एक बार मैंने ओके बोला है, दैट मीन्स योर डॉक्यूमेंट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हार्ड कॉपी में क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट मुझे अच्छे से दिखता है। सॉफ्ट कॉपी में ऐसे जूम करके देखता हूँ ना, तो उसमें मुझे वो उसके जो नंबर्स थे तो वो भी अच्छे से पढ़ता हूँ कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, मेरे को सॉरी जाएगा, आपका कैरियर जाएगा। तो प्लीज़ अगर मुझे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं तो हार्ड कॉपी दिखाइए, दैट विल बेटर ऑप्शन, ना कि सॉफ्ट कॉपी। इसलिए सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सअप दिखता ही कहाँ हूँ। तो ये 3-4 क्राइटेरिया रहेंगे तो सर